हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नोकझोंक ऑडियो लव स्टोरी में। आप सुन रहे हैं दरिया इश्क का। पिछले एपिसोड में आप सबने सुना कि मधु अपने दोस्तों के साथ घर आ जाती है। अब आगे घर आकर वो अपने पापा से मिलती है और उनके घुटनों के पास नीचे बैठकर उनसे कहती है, पापा मैंने आपको बहुत मिस किया। मोहन ने भी उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया बेटा। तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया? मधु अभी मोहन को कुछ बताने ही वाली थी कि मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए अंदर ले जाने लगी। अंकल, अब सारी बात यहीं कर लेंगे, कितनी रात हो गई है। अब कल आराम से बात करेंगे और आपको ढेर सारी बातें बतानी है अभी। अच्छा ठीक है बेटा, तुम दोनों को भूख लगी हो ना? नहीं 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 अंकल जी, मीरा ने जल्दबाजी में कहा, हमने ढाबे पर खाना खा लिया है और कुछ भी नहीं लगी है, बस नींद लगी है, अभी हमें जोर से सोना है। मीरा की बात सुनकर मोहनदास मुस्कुराने लगे और अपनी दोनों बेटियों को प्यार से उनके कमरे में भेज दिए और खुद भी सोने चले गए। मीरा ने अपना बैग बेड पर रखते हुए कहा, मधु, सच जानने के बाद भी वैसे अंकल की रातों की नींद उड़ने वाली है। कम से कम आज की रातों उन्हें चैन से सो जाने दे। इतना कहकर मीरा ने बैग खोला और नाइट ड्रेस निकाल ली। पता नहीं कल की सुबह अब तेरी जिंदगी में क्या तूफान आएगी। तभी आरती अपने हाथ में ट्रे लिए आ गई। उसमें दो दूध का गिलास था। इसे पी लेना और जल्दी सो जाना, थकान उतर जाएगी। पूरी रात गप्पे मारने की ज़रूरत नहीं है। कल से नौकरी पर भी जाना है, क्योंकि अगर नौकरी चली गई तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। कहते हुए आरती बिना उन दोनों की बातें सुने वहाँ से चली गई। दूध पीने के बाद दोनों सहेलियाँ सो गई। मीरा ने लाइट्स ऑफ की और सो गई, पर मधु अभी भी जाग रही थी। वो जब जब अपनी आंखें बंद कर रही थी, उसे बार बार ऋषभ का चेहरा और अपना नदी में गिरना नजर आ रहा था। उसने मीरा की ओर देखा और मन ही मन खुद से कहा, मैं जानती हूँ मीरा कि तू मुझे क्यों किसी को कुछ भी बताने से मना कर रही है, पर मैं सच छिपाकर अपने पापा का भरोसा नहीं तोड़ सकती। अगर ये बातें उन्हें किसी और के मुंह से पता चली तो उन्हें बहुत दुख होगा। इसलिए मेरा उन्हें और माँ को सच बताना ही ठीक रहेगा। सोचते हुए मधु भी सो गई। सुबह के 8 बजे थे। जैसे ही मीरा की आंख खुली तो उसने देखा कि मधु बेड पर नहीं है। वो नीचे आई और मुस्कुराते हुए पूछा, गुड मॉर्निंग अंकल। मोहन जी अपना अखबार नीचे रखते हुए बोले, गुड मॉर्निंग बेटा। अंकल, मधु नज़र नहीं आ रही है? अपने काम पर गई वो, आरती ने कहा। मीरा हैरानी से आरती को देखने लगी। आरती ने मीरा को चाय दिया और चली गई। तभी मीरा ने कहा, आंटी, डॉक्टर ने उसे कुछ दिन आराम करने के लिए कहा है। मोहन ने परेशान होकर कहा, मैंने उसे बहुत मना किया था, पर वो नहीं मानी बेटा। मीरा भी ये कहकर वहाँ से चली गई कि अब मुझे भी कॉलेज जाना है अंकल, मैं भी चलती हूँ। इधर मधु जैसे ही गायत्री निवास पहुंची तो सीढ़ियों से नीचे आ रही ममता की नज़र उस पर पड़ी। मधु को लंगड़ाते हुए चलते देख ममता ने पूछा, ऐसे क्यों चल रही हो? ममता की आवाज़ सुनते ही मधु के कदम रुक गए। उसने सीढ़ियों की ओर देखा तो ममता वहीं खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते आंटी। ममता ने मधु के पास आकर अकड़कर कहा, आंटी नहीं, मैडम कहा करो। रईस लोगों से रिश्ता जोड़ने से तुम भी रईस नहीं बन जाओगी, वही रहोगी मिडिल क्लास। मधु ने कहा, वो मैं शिमला में बर्फ़ पर गिर गई थी, पैर में चोट लग गई है। और मधु बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगी। उसे जाते देख ममता मन ही मन खुश हो गई। मेरे बेटे और माँ से दूर रखने के लिए तुम्हारा इस घर से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कुछ दिन और लीव पर रहोगी तो तुम्हें इस नौकरी से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। कहते हुए ममता मन ही मन मुस्कुराने लगी और उसने मधु से कहा, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ दिन और छुट्टी ले सकती हो। मधु परेशान होकर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। उसके मन में बस यही चल रहा था कि वो घर जाकर अपनी माँ से क्या कहेगी। मधु परेशान दरवाजे तक पहुंची। तभी रोहित आ गया। मधु, तुम शिमला से कब वापस आई और तुम्हें चोट कैसी लगी? रोहित ने उसके माथे पर बंधी पट्टी देकर कहा और एक पल भी गंवाए उसने अपनी दादी माँ को आवाज़ लगा दी, दादी माँ, दादी माँ। गायत्री देवी जब वहाँ आई तो मधु ने उनके पैर छू लिए। गायत्री देवी ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। भगवान हर बुरी नज़र से बचाए तुम्हें। पैर छूकर मधु जैसे ही ऊपर उठी, गायत्री की नज़र मधु के सिर में लगी चोट पर पड़ी। बेटा,
आपको ये चोट कैसे लगी? मधु के गाल को छूकर गायत्री ने पूछा। तभी ममता वहाँ की नकली फिक्र करते हुए बोली, माँ, इसीलिए तो मैं मधु को कह रही हूँ कुछ दिन के लिए लीव ले ले। हाँ मधु, ममता ठीक कह रही हैं, आप कुछ दिन के लिए लीव ले लीजिए। और रोहित ने भी इस बात पर हामी भर दी। ममता ने मन ही मन कहा, कहीं ये लड़की हमेशा के लिए मेरे घर में बैठकर मेरी बहू बनने का ख्वाब न देखने लगे, इसलिए मुझे इसे यहाँ से दूर ही रखना होगा। रोहित की नज़रें मधु के चेहरे पर जमी हुई थी। इतनी खूबसूरत कैसे हो सकता है कोई? जिंदगी में पहली बार एक ऐसा चेहरा देखा है जो चोट लगने के बाद और भी खूबसूरत हो गया है। रोहित मधु को देख देख कर मुस्कुराया जा रहा था। ममता गुस्से में अपने कमरे में चली गई। सीमा किचन से चाय लेकर आई और उसने सभी को चाय दिया। सभी चाय पीने लगे तो गायत्री ने कहा, ममता, रिधिमा को फ़ोन करो और पता करो कि वो आज कितने बजे आ रही है। ममता कुछ बोलती उससे पहले ही रोहित बोल पड़ा, दादी माँ, अभी कुछ देर पहले ही मेरी बात हुई है रिधिमा से। थोड़ी देर में मैं उसे लेने एयरपोर्ट जाऊंगा। ये सुनकर ममता खुश हो गई, लेकिन रोहित का चेहरा उदासी से भर गया। वो अभी करण और रिधिमा के रिश्ते को लेकर कन्फ्यूजन में था। तभी गायत्री जी बोली, मधु बेटा, आप जरा हमारे साथ कमरे में आइए। हमने बहुत सारे गिफ्ट लिए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि रिधिमा के ससुराल वाले को क्या दें। मधु मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई, जी दादी माँ। मधु गायत्री के साथ सबके लिए गिफ्ट सिलेक्ट करने में गायत्री की मदद कर रही थी। मधु ने गिफ्ट पैक करते हुए पूछा, वैसे दादी माँ, आपने सबके लिए गिफ्ट लिए हैं, पर रिधिमा जी के होने वाले पति के लिए आपने कोई भी गिफ्ट नहीं लिया। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मधु, करण थोड़ा अलग तरह का इंसान है, उसे गिफ्ट्स लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सगाई में टाइम पर आ जाए, यही हमारे लिए बहुत होगा। ये सुनकर मधु हल्के से मुस्कुरा दी और मन ही मन खुद से बोली, मधु, तू जहाँ भी जाती है करण नाम तेरा पीछा नहीं छोड़ता ना। नंदिनी के होने वाले पति का नाम भी करण था, जिसे मेहंदी वाले ने तेरे हाथों की हथेली पर लिख दिया था। और अब शिमला में तुझे बचाने वाला भी करण नाम का इंसान था। और अब यहाँ भी रिधिमा जी की जिनसे सगाई होने जा रही है, उनका नाम भी करण ही है। अजीब सा इत्तेफाक है। अगर तूने मीरा को ये बात बताई तो वो तो फिर से शुरू हो जाएगी। क्या सोच रही हैं बेटा? गायत्री ने मधु की ओर देखकर पूछा। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, "अब कुछ नहीं दादी माँ, बस ऐसे ही।" गायत्री ने मधु की हथेली पर साड़ी रखते हुए कहा, हम ये चाहते हैं बेटा कि कल रिधिमा की सगाई में आप ये साड़ी पहने। ये सुनकर मधु गायत्री को हैरानी से देखने लगी। गायत्री ने मधु के सिर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा, हम आपको भी अपनी पोती और इस घर के सदस्य के रूप में ही देखते हैं। हम चाहते हैं कि कल रिधिमा की तरह आप भी बहुत खूबसूरत लगें। ये हरे रंग की साड़ी आप पर खूब खिलेगी। प्लीज़ बेटा, ना मत कहिएगा, प्लीज़। मधु ने गायत्री की ओर देखकर कहा, आई एम सॉरी दादी माँ, पर यह साड़ी बहुत महंगी है और मैं आपकी दी हुई साड़ी पहनकर अपने माँ और पापा का अपमान नहीं करना चाहती। पर आपको ना कहकर मैं आपका भी अपमान नहीं करूँगी, इसलिए मैं कल आपकी दी हुई साड़ी ही पहनूँगी। पर ये नहीं, बल्कि वो साड़ी पहनूँगी जो आपने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। ये सुनकर गायत्री बहुत प्यार से मधु को देखने लगी। दरवाजे पर खड़ा रोहित भी मधु की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने मन ही मन खुद से कहा, मधु, आज समझ में आया कि क्यों दादी माँ तुमसे इतना प्यार करती है और क्यों मैं तुम्हारी ओर खिंचता जाता हूँ। तभी रोहित के कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। हाय रोहित। रोहित ने पीछे पलट कर देखा तो मीरा खड़ी थी। यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि अब मधु से मिलते चलो। सुबह ये बिना मुझे जगाए ही आ गई थी। तभी वहाँ पर ममता आ गई। रूम में आते ही उसकी नज़र मीरा पर पड़ी। मीरा का पहनावा देखकर ममता ने हैरानी से पूछा, रोहित, ये? रोहित ने उनकी बात काटते हुए कहा, मॉम, ये मीरा है, मेरी दोस्त। नमस्ते आंटी। मीरा के इतना कहते ही ममता मुस्कुराते हुए मीरा के पास आई और उसने मीरा की ओर देखकर रोहित से कहा, पर रोहित, तुमने पहले तो कभी मीरा के बारे में जिक्र नहीं किया। रोहित ने अपनी मोम की दोनों बाहें पकड़ी और उन्हें बेड पर बिठाकर बोला, मोम, मीरा और मधु दोनों से मेरी मुलाकात कुछ वक्त पहले ही हुई है। मधु का नाम सुनकर ममता का पारा चढ़ गया, पर उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए मीरा से बोली, मधु के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर आपके बारे में कुछ नहीं।
ये सुनकर मीरा ममता के सामने सोफे पर बैठकर बोली, आंटी, मेरे डैड का नाम हरनाम सिंह है और मेरे डैड का सीमेंट का बहुत बड़ा बिजनेस है। शहर में जितनी भी सीमेंट की दुकानें हैं, वहाँ माल हमारे यहाँ से ही सप्लाई होता है। 500 से भी ज़्यादा ट्रक चलते हैं हमारे। मीरा के डैड का नाम सुनकर ममता आंखें फाड़े मीरा को देखने लगी और रोहित सोच में पड़ गया। उसने ममता से पूछा, मॉम, आपको ये नाम कहीं सुना हुआ नहीं लगता? ममता ने मुस्कुराते हुए रोहित से कहा, तुम्हारे डैड और बलदेव भाई साहब की साइट पर सीमेंट मीरा के डैड के गोडाउन से ही आता है। इनफैक्ट खुराना कंस्ट्रक्शन की साइट इंडिया के किसी भी कोने में चले, सीमेंट इनके डैड ही भिजवाते हैं। ये सुनकर रोहित खुश हुआ। गायत्री जी वहाँ से खड़ी होते हुए बोली, अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, मुझे ना रिधिमा के ससुराल वालों के घर जाना है। ये सुनते ही मीरा ने कहा, दादी माँ, मैं भी चलूँगी। तो गायत्री ने खुशी खुशी उसे अपने साथ ले लिया। जैसे ही गाड़ी खुराना मेंशन के गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने देखा, तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और गायत्री की गाड़ी दोनों ओर बने खूबसूरत से गार्डन से होती हुई बंगले के दरवाजे की ओर जाने लगी। गाड़ी से बाहर आते ही गायत्री की नज़र लॉन में बैठी शालिनी और शोभा पर पड़ी। इन्हें देखते ही शालिनी ने अपनी चाय का कप टेबल पर रखा और उठकर गायत्री की ओर बढ़ी। उसने गायत्री के पैर छूकर कहा, नमस्ते माँ जी। उसने इतना कहा ही था कि उसकी नज़र मधु पर पड़ी और उसने हैरानी से पूछा, आप? मधु ने मुस्कुराते हुए शालिनी के पैर छूकर कहा, नमस्ते आंटी। गायत्री दोनों को हैरानी से देखने लगी। शालिनी ने मधु के चेहरे को छूकर कहा, मधु, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? मधु ने शालिनी की कलाई पकड़कर कहा, अब कुछ नहीं आंटी, बस छोटी सी चोट है। शालिनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने गायत्री से कहा, आइए माँ जी, आओ मधु। दोनों उनके साथ शोभा की ओर बढ़ी। गायत्री ने चलते हुए मधु से पूछा, आप दोनों एक दूसरे को जानती हैं? मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जी दादी माँ, मैं आंटी से खजराना गणेश मंदिर में मिली थी। मधु को देखकर शोभा ने गायत्री से पूछा, गायत्री जी, आपने हमें बताया नहीं कि प्यारी सी गुड़िया कौन है? इतने बड़े बंगले में सभी तो हमें छोड़कर विदेश चले गए। मधु हमारी ख्याल रखने वाली है। मधु की नज़र बार बार चारों तरफ गार्डन पर जा रही थी तो गायत्री जी ने कहा, मधु, आपको गार्डन अच्छा लग रहा है ना? आप जाकर घूम लीजिए, तब तक हम शोभा जी से बातें करते हैं। जी आंटी। जी दादी माँ, कहते हुए मधु गार्डन घूमने चली गई। तभी वहाँ पर करण की गाड़ी इंटर हुई। गाड़ी ड्राइव करते हुए अचानक करण की नज़र मधु पर पड़ी, जो फूलों को देखकर मुस्कुरा रही थी। करण उसे देखकर शॉक्ड हो गया। उसने तुरंत अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया और सामने देखने लगा। तभी मधु के पैर में कुछ चुभा और वो बैठकर अपना पैर देखने लगी। करण ने ब्रेक लगाते ही फिर से उस ओर देखा जहाँ उसने मधु को देखा था, पर उसे मधु कहीं नजर नहीं आई। पूरे रास्ते उस लड़की के बारे में सोचता हुआ आया हूँ, इसलिए शायद वो यहाँ नजर आ रही है, करण ने मन ही मन कहा। जमीन पर बैठी हुई मधु ने जैसे ही अपना पैर देखा, उसके पैर में कंकड़ लगा हुआ था। उसने खुद से कहा, मधु, तुझे ना किसी बड़े से पंडित जी को अपनी कुंडली दिखाना चाहिए, ताकि वो तितर बितर हुए तेरे ग्रहों को फिर से अपनी जगह बैठा सके और तू कम से कम रोज रोज लगने वाली इन चोटों से तो बच जाएगी। इतना कहकर मधु मुंह बनाकर अपने पैर से कंकड़ निकालने लगी। इधर करण तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर आया और उसने अपने चारों ओर देखा, पर मधु उसे कहीं नजर नहीं आई। उसे लगा कि उसे वहम हुआ है। करण को देखते ही मंगेश भागता हुआ उसके पास आया। करण ने दूसरी ओर पलटते ही मधु उठकर खड़ी हो गई और फिर से वहां लगे एक एक फूल को छू कर देखने लगी, पर उसकी नज़र करण पर नहीं गई। करण ने मंगेश को गाड़ी की चाबी देते हुए कहा, मेरा सामान मेरे कमरे में लेकर आओ और मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी भेजो, फास्ट। जी। मंगेश ने इतना कहकर जल्दी से गाड़ी से सामान निकालना शुरू किया। करण ने अपने घर के अंदर तेजी से जाते हुए आदि को कॉल किया। दूसरी ओर से आदि ने फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, जी सर। करण ने अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा, आदि, मैं 1 घंटे में ऑफिस आ रहा हूँ। तुम हमारे लंदन वाले क्लाइंट से कहो कि हम प्रेजेंटेशन के लिए रेडी है और वो आज ही ऑफिस आ जाए, ताकि हम प्रेजेंटेशन दे सके और ये डील आज ही साइन हो जाए। ये सुनकर आदि बहुत खुश हुआ और उसने अपने एक हाथ से अपने टाई ठीक करते हुए कहा, जी 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 सर। आदि से बात करने के बाद करण खिड़की के पास आया। जैसे ही उसने खिड़की खोला, मधु पर नजर गई, जो एक बड़े से गुलाबी रंग की रोज को चूम रही थी। करण उसे एक बार फिर अपनी आंखों के सामने देखकर हैरान था और एकटक मधु को देख रहा था।
छोटे साहब, आपकी कॉफ़ी। इतना सुनते ही करण ने पलटकर देखा तो सामने मंगेश हाथ में कॉफ़ी लिए खड़ा था। तभी एक नौकर मधु के पास आकर बोला, आपको दादी माँ बुला रही हैं। मधु ने मुंह बनाया और चुपचाप उसके साथ चले गए। करण ने ट्रे से कॉफ़ी का मग उठाया और मंगेश से कहा, तुम जाओ, मैं मेम साहब को बता देता हूँ कि आप आ गए हैं। इतना कहकर मंगेश चला गया। उसके जाते ही करण कॉफ़ी का मग हाथ में लिए फिर से पलटा और खिड़की से बाहर देखने लगा, पर मधु उसे कहीं नजर नहीं आई। उसने गुस्से में कॉफ़ी का मग टेबल पर रखा और बेड के पास आकर बोला, पता नहीं क्यों पर ये लड़की मेरे जहन से जा ही नहीं रही है। और ये रोहित, पता नहीं इसने रिधिमा और अपने घर वालों से बात की या नहीं। मुझे रिधिमा को बता देना चाहिए कि शिमला में मुझसे क्या हुआ है। हो सकता है कि ये सच जानने के बाद वो और उसकी फैमिली इस शादी से इनकार कर दे। इतना कहकर करण ने रिधिमा को फ़ोन किया, पर उसका फ़ोन कवरेज क्षेत्र से बाहर आ रहा था। करण ने फ़ोन बेड पर पटका और टेबल पर रखा कॉफ़ी मग उठाया और कॉफ़ी पीते हुए खुद से बोला, प्रेजेंटेशन के बाद मुझे सीधे रिधिमा से मिलने जाना होगा और उससे बात करनी होगी। इतना कहकर करण बेड पर बैठकर कॉफ़ी पीने लगा। मधु जैसे ही गायत्री जी के पास आई तो शालिनी ने कहा, आओ मधु, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। जी कहते हुए मधु शालिनी के साथ चली गई। उनके जाते ही गायत्री जी ने शोभा से पूछा, शोभा जी, कल सगाई है और हम आपसे आज ये कहने आए हैं, सालों पुरानी हमारे परिवारों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। हम बस ये चाहते हैं कि इस बार ऐसा कुछ न हो जो सालों पहले इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश करते वक्त हुआ था। गायत्री की ये बात सुनकर शोभा की नज़रें झुक गई। गायत्री ने शोभा की हथेली पर अपना हाथ रखकर कहा, हमें गलत मत समझिएगा। सालों पहले जो हुआ हम उसे भूल चुके हैं। हमें आपसे न पहले कोई नाराज़गी थी और न आज है। हम ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार हम लड़की वाले हैं और हम नहीं चाहते हैं कि इस बार कुछ गलत हो। आप एक बार करण से बात कर लीजिए, क्योंकि 3 साल पहले करण की ज़िंदगी में कोई था जिसे करण शायद आज तक नहीं भूला है। हम जानते हैं कि करण ने अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कही है, पर उसके दिल में किसी कोने में आज भी नंदिनी जिंदा है। इसलिए आप प्लीज़ एक बार फिर से करण से बात कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि करण शादी के मंडप में पहुंचकर इस शादी से इनकार कर दे। शोभा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको करण को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंदिनी करण का आतिथ्य थी और रिधिमा उसका आज है। शुक्रिया शोभा जी, शुक्रिया। शोभा ने गायत्री की बाह पर हाथ रखकर कहा, आइए बैठते हैं। दोनों फिर से बैठकर बातें करने लगी। करण के घर में डेकोरेशन हो रहा था। मधु ने जैसे ही शालिनी के साथ उसके घर में पैर रखा, दरवाजे पर फूलों का तोरण आकर मधु के गले में गिर गया। ये देखकर शालिनी हैरान हो गई और मधु तोरण अपने गले से निकालने की कोशिश करने लगी। आंटी, ये तो उलझ गया है, निकल ही नहीं रहा। मधु ने तोरण निकालते हुए कहा। शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे सुलझाने में मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। शालिनी ने मधु के गले से तोरण निकाला। घर के सारे नौकर यूनिफॉर्म में थे, जिनका कलर ब्लैक और वाइट था। कुछ नौकर घर की साफ सफाई कर रहे थे तो कुछ घर का डेकोरेशन। बाप रे, इतना बड़ा घर! ये तो सच में किसी बड़े राजकुमार का महल लगता है। मधु ने चारों ओर देखकर कहा। मधु को इस तरह रिएक्ट करते देख शालिनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। मधु ने फिर से कहा, आंटी, आपका घर तो किसी महल की तरह है। इतना बड़ा घर तो मैंने बस टीवी में ही देखा था। तभी मंगेश सीढ़ियों से भागता हुआ आया। मेम साहब, छोटे साहब आ गए हैं। क्या? जी, अब मैं बस 2 मिनट में आती हूँ बेटा, कहते हुए शालिनी मधु को वहीं छोड़कर चली गई। मधु अपने कदमों को धीमे धीमे चलाते हुए पूरे घर को देख रही थी। तभी उसकी नज़र करण पर पड़ी, जो अपने घर में बने जिम से टॉवल से अपना पसीना साफ करते हुए चला आ रहा था। उसे देखते ही मधु की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी करण की नज़र भी मधु पर पड़ी और उसके कदम रुक गए। दोनों हैरानी से बिना पलके झपकाए एक दूसरे को देखने लगे। करण ने मन ही मन खुद से कहा, लगता है मुझे फिर से वहम हुआ है। तभी एक नौकर करण के पास आया और उसे फ़ोन देकर बोला, सर, आदि साहब कब से आपके फ़ोन पर कॉल किए जा रहे हैं। मधु अभी भी भूत बनी खड़े उसे देख रही थी। उसे सब समझ आने लगा। उसे बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट पर लिखा कर खुराना मेंशन का नाम याद आया। उसे करण का पूरा नाम याद आ गया। उसने मन ही मन खुद से कहा,
हे भगवान, ये तो करण खुराना का घर है। मधु को घबराहट होने लगी और वो घबराकर जाने के लिए जैसे ही पलटी, उसकी नज़र सामने से आ रही गायत्री और सुधा पर पड़ी और उसके कदम रुक गए। गायत्री ने मधु के पास आकर पूछा, आपने इतनी जल्दी घर भी देख लिया? मधु ने अपना दुपट्टा अपनी उंगली पर लपेटते हुए घबरा कर कहा, नहीं, वो आंटी ऊपर गई हैं। मधु की माँ सुधा ने मधु की बाँ पर हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं, आइए, उनके आने तक आप हमारे साथ बैठिए। मधु को मजबूरी में सुधा की बात मानकर उनके साथ बैठना पड़ा, पर वो घबराई हुई सी बार बार ऊपर देख रही थी। तभी उसकी नज़र अपने पास टेबल पर रखी करण की तस्वीर पर पड़ी। करण की तस्वीर देखते ही मधु को करण के साथ बिताए हुए सारे लम्हे याद आने लगे। शालिनी कमरे में पहुंची तो करण नहीं था। उन्होंने खुद से कहा, ये लड़का कहाँ चला गया? शालिनी इतना कहकर पलटी ही थी कि करण वहां आ गया। उसे देखकर शालिनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। करण ने आगे बढ़कर अपनी माँ को गले लगाया। शालिनी ने मुस्कुराते हुए करण के गाल को छूकर पूछा, कैसा है मेरा बेटा? जिंदा हूँ, करण ने जवाब दिया। करण का जवाब सुनकर शालिनी ने कहा, करण, कभी तो किसी की बात का सीधा जवाब दिया कर। करण ने शालिनी का हाथ अपने गाल से हटाते हुए कहा, जिंदगी मेरे साथ ऐसे ऐसे खेल खेल रही है मम्मा कि मुझे खुद ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं जिंदगी जी रहा हूँ या अपनी ही लाश का बोझ अपने कंधों पर उठाए घूम रहा हूँ। करण, तू अपनी मम्मा के सामने खड़ा होकर ये बात कर रहा है? शालिनी ने उदास होकर करण के गाल को फिर से छूते हुए कहा। करण ने एक बार फिर उनका हाथ हटाकर कहा, मेरी जिंदगी ने मुझे इतना उलझा दिया है मम्मा कि आपको सीधा जवाब कैसे दूँ? जब आपको ये बात पता चलेगा कि शिमला में मेरे साथ किस्मत में क्या खेल खेला है, तो ये सब कभी नहीं कहेंगी आप। करण की ये बात सुनकर शालिनी हैरान हो गई और उठकर खड़ी हुई। उसने करण के सामने आकर पूछा, ऐसा क्या हुआ शिमला में मम्मा? वो करण ने इतना कहा ही था कि नौकर ने अंदर आकर कहा, मेम साहब, आपको दादी माँ नीचे बुला रही हैं। दोनों ने एक साथ नौकर की ओर देखा। शालिनी ने नौकर से कहा, तुम चलो, मैं आती हूँ। इतना सुनते ही नौकर चला गया। शालिनी ने करण से कहा, नीचे रिधिमा की दादी माँ आई हैं, उनके जाने के बाद हम आराम से बात करते हैं। फिर तुम मुझे बताना कि शिमला में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से मेरा बेटा एक बार फिर अपनी किस्मत को कोस रहा है। इतना कहकर शालिनी चली गई। मम्मा, मुझे शर्ट तो पहनने दीजिए, मैं अभी अभी एक्सरसाइज करके आया हूँ। क्योंकि शालिनी उसे अपने साथ लेकर जा रही थी रिधिमा की दादी माँ से मिलाने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है शर्ट पहनने की, मेरे बेटा ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। करण आगे कुछ कहता उसके पहले ही शालिनी उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर लेकर आ गई। करण को शालिनी के साथ बाहर आता देख मधु घबराकर उठ खड़ी हुई और उसकी ओर पीठ करके खड़ी हो गई। क्या हुआ मधु? गायत्री ने तुरंत पूछा। मधु ने बिना पलटे ही कहा, कुछ नहीं दादी माँ, आप बातें करिए, मैं खुद ही घर देख लेती हूँ। हाँ बेटा, जाइए देख लीजिए। शोभा के इतना कहते ही मधु जल्दी से तेज कदमों से चलते हुए एक पिलर के पीछे पर्दे की ओट में खड़ी हो गई। शोभा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत प्यारी बच्ची है। तभी शालिनी करण के साथ सीढ़ियों से होती हुई वहां आ गई। करण को देखकर सुधा बहुत खुश हुई। करण ने सुधा के पैर छुए तो सुधा ने करण को गले लगाकर कहा, करण, आप आ गए बेटा, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। करण ने उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और गायत्री के पैर छूकर बोला, नमस्ते दादी माँ, खुश रहिए बेटा। गायत्री ने करण को आशीर्वाद देकर कहा। शोभा ने बैठते हुए करण से पूछा, करण बेटा, आप शिमला से कब वापस आए? शालिनी ने तो हमें बताया था कि कल रात ही उनकी आपसे बात हुई थी और आपने उनसे कहा कि आप सीधे सगाई वाले दिन ही आएंगे। करण ने शोभा की ओर देखकर जवाब दिया, दादी माँ, आप और डैड ही चाहते थे ना कि मैं सगाई में टाइम पर आ जाऊं, तो मैंने आप सबकी बात मान ली। ये सुनकर गायत्री बहुत खुश हुई और उन्होंने मन ही मन खुद से कहा, शुक्र है भगवान जो करण ये शादी करना चाहता है, मैं तो बेवजह ही घबरा रही थी। मधु छिप कर ये सब देख रही थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, हे भोलेनाथ, प्लीज़ आज कुछ मत करिएगा। आपके इस किस्मत कनेक्शन वाले खेल में भले आपको बहुत मज़ा आ रहा हो, पर इन्हें देखते ही मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है। प्लीज़ भगवान जी, मुझे इनके सामने आने से बचा लीजिए प्लीज़। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से यहाँ कोई तमाशा हो। प्लीज़ बचा लीजिए मुझे प्लीज़। तभी शालिनी ने इधर उधर देखकर पूछा, मधु कहाँ चली गई? कहीं नज़र नहीं आ रही है।
मधु का नाम सुनते ही करण के कान खड़े हो गए। मधु ने जैसे ही अपना नाम सुना, करण का हैरान चेहरा देखा तो तुरंत वहां से गलियारे की ओर भाग गई। शोभा ने बैठते हुए शालिनी से कहा, आप तो आपके बेटे के आते ही मधु को घर दिखाना भूल गई, इसलिए वो खुद ही अकेले ही घर देख रही है। करण खामोश खड़ा मधु के बारे में सोच रहा था। शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी मधु के पास जाती हूँ। किस तरफ गई है मधु? उस तरफ, शोभा ने इशारा करके बताया। शालिनी उस ओर जाने ही लगी थी कि करण ने उसे रोकते हुए कहा, रुकिए मम्मा, मैं जाता हूँ। इतना कहकर करण चला गया। उसके जाते ही शालिनी सोच में पड़ गई और उसने मन ही मन खुद से कहा, ये करण को क्या हुआ? ये तो मधु को जानता तक नहीं है, तो फिर उसके पीछे क्यों गया है? इधर मधु गलियारे में अपना दुपट्टा उंगली पर गोल गोल लपेटते हुए घबराई हुई सी आगे बढ़ रही थी। गलियारे में दोनों ओर बड़े बड़े वास रखे हुए थे और दोनों ओर सफेद रंग के पर्दे हवा से उड़ रहे थे। गलियारे में एक और दीवार थी जिस पर खूबसूरत और सी पेंटिंग्स और जानवरों की खूबसूरत सी तस्वीरें लगी हुई थी। मधु उन्हें देख तो रही थी, पर उसे एक अजीब सा डर लग रहा था कि कहीं करण उसे देख न ले। इधर करण भी मधु को ही ढूंढ रहा था। उसने आगे बढ़ते हुए खुद से कहा, मधु को यहाँ देखना मेरा वहम नहीं था। वो यही है मेरे घर में, पर वो यहाँ आई कैसे? और मम्मा और दादी उसे कैसे जानती थी? अगर मम्मा से पूछता तो पता नहीं वो अपने मन में क्या क्या सोच लेती। मुझे मधु से ही पूछना होगा, पर ये लड़की गई कहाँ? यही सब सोचते हुए करण गलियारे के दोनों ओर मधु को ढूंढने लगा। मधु भी करण के बारे में सोचते हुए इधर उधर देख रही थी। तभी उसे किसी के जूतों की आहट सुनाई दी। उसने कदम रुक गए और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी की, घबराकर पलटकर देखा तो आसपास कोई नहीं था, पर आवाज़ और तेज हो गई। मधु तुरंत पिलर के पीछे छिप गई। उसके छिपते ही करण उसे ढूंढते हुए वहां आ गया। उसे देखकर मधु हैरान हो गई। अचानक करण के कदम रुक गए। उससे कुछ महसूस हुआ और उसने खुद से कहा, यह महक तो उसी परफ्यूम की है जो उस रोज उस लड़की ने लगाया था। करण के मुंह से ये सुनते ही मधु और घबरा गई और उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, इन्होंने तो मेरे परफ्यूम की महक भी पहचान ली। पक्का ये मुझे ही ढूंढ रहे हैं। आज तो मुझे इनकी कड़वी बातों से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर मधु ने पिलर के पीछे से झांक कर करण को देखा। करण उससे 4 कदम की दूरी पर उसकी ओर पीठ करके खड़ा उसे ही तलाश रहा था। मधु उसे अपने इतने करीब देखकर घबराहट में अपना नाखून चबाने लगी, पर जैसे ही उसने अपना नाखून मुंह में लिया, उसके कंगन में लगे घुंघरू बज उठे। करण ने घुंघरू की आवाज़ सुनकर तुरंत पलट कर देखा। उसके पलटते ही मधु ने तुरंत अपना हाथ अपने कंगन पर रखा और वहां से भागकर दूसरे पिलर के पीछे छिप गई। करण आहिस्ता आहिस्ता उस आवाज़ की ओर बढ़ा, पर मधु उसे कहीं नजर नहीं आई। उसने गुस्से से मन में कहा, इस लड़की को मेरे साथ आंख मिचौली खेलना बहुत महंगा पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि ये यही कहीं है और मुझे देखकर कहीं छिप गई है। करण फिर से मधु को तलाशने लगा, पर मधु की नज़र सिर्फ करण पर थी, इसलिए जब जब करण उसके करीब पहुंचता, मधु वहां से कहीं और छिप जाती। मधु एक पर्दे की ओट में छिपी हुई थी और करण ठीक उसके सामने खड़ा उसे ही ढूंढ रहा था। करण को फिर से मधु के कंगन की आवाज़ सुनाई दी और उसने अपने कदम पर्दे की ओर बढ़ाए। मधु एक बार फिर घबरा गई, क्योंकि अब उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक करण के कदम रुक गए और वो पलटकर वहां से चला गया। मधु ने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली तो उसे करण कहीं नजर नहीं आया। उसने गहरी सांस ली और इधर उधर देखकर वहां से भागने लगी। तभी करण ने पीछे से आकर मधु की कलाई पकड़ी और उसे अपनी ओर खींचा। एक बार फिर मधु का सिर करण के सीने से लगा हुआ था। मधु ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सिर उठाकर देखा तो उसे गुस्से से घूरता नजर आया। उसे देखते ही मधु के चेहरे का रंग उड़ गया और वह तुरंत करण से दूर जाने लगी, पर करण उसे पकड़ फिर से अपने करीब ले आया। छोड़िए मुझे, मधु ने खुद को छुड़ाते हुए कहा। करण ने गुस्से में उसे घूरते हुए पूछा, मेरे घर में क्या कर रही हो? मधु ने खुद को छुड़ाते हुए नजरें झुकाकर कहा, मुझे नहीं पता था कि ये आपका घर है। तो फिर यहाँ कैसे आई? और मेरी मम्मा और मेरी दादी माँ तुम्हें कैसे जानती हैं? करण ने उसे घूरते हुए पूछा। मधु ने खुद को करण की पकड़ से छुड़ाया और वहां से जाने लगी, पर करण ने फिर से उसकी कलाई पकड़ कर कहा,
बिना मेरे सवालों का जवाब दिए तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगी। मधु ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, वो मैं गायत्री निवास में दादी माँ का ख्याल रखने का काम करती हूँ और मुझे सच में नहीं पता था कि ये आपका घर है। करण अभी भी उसकी कलाई पकड़े उसे घूर रहा था। मधु ने घबराते हुए उसकी ओर देखकर कहा, आपकी माँ से मैं कुछ दिनों पहले खजराने के गणेश मंदिर में मिली थी और तब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो आपकी माँ है। आज जब मैंने आपको यहाँ देखा तब मुझे पता चला कि वो आपकी मम्मा है और ये घर आपका है। अब प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मधु के इतना कहते ही करण ने एक बार फिर उसे अपनी ओर खींच लिया।